Within IIMA, the first 1 week is a cultural shock. आपको इतना रिगरसली ट्रेन किया जाता है फॉर द फर्स्ट 1 वीक. रफली अगर मैं बात करूँ तो पहले हफ्ते में ऑन एन एवरेज 3 घंटे सोया हूँ मैं. एक टाइम हुआ करता था व्हेन एन IIM डिग्री would basically put you 10 years ahead of the curve of your same batchmates. इवन डेटा भी जो मैंने पढ़ा था तो उसमें ज़्यादातर IIM ग्रेजुएट्स हैं. वो मतलब अगर हम कंपेयर करें कि कितने IIM ग्रेजुएट्स अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करते हैं, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो काफ़ी कम था रेशियो. हमने महाभारत पढ़ी है पूरी टू लर्न अबाउट लीडरशिप. द होल महाभारत इज अ केस स्टडी फॉर अस. द पॉइंट वाज जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है, अगर तुम उसमें परस्यू कर रहे हो ना, तो तुम 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे भी दे पाते हो. और जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पे 4 घंटे देना भी मुश्किल हो जाता है. And also on social media there's a say you work as a laborer for the corporate. So is it true that you lose your life to some extent to those companies in return of a salary they say? एंड जैसे बोला 9 to 5 9 to 9 होता है यार. सर तुषार भैया, वार्मली वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टिप्स. स्वागत है आपका. काफी टाइम से एफर्ट्स डाले दोनों को बुलाने के लिए, एंड फाइनली वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट यू. सो Thank you so much. Thank you so much. Hi Abhin sir, hi Tushar. It's a pleasure to host you as a guest and just looking forward to a very insightful conversation where our viewer as well will be getting much knowledge from you. Definitely. अबिन सर इज ऑलरेडी इनवाइटेड. तुषार भैया इज इनवाइटेड अगेन क्योंकि पहले भी एक एपिसोड शूट कर रखा है. सो अबिन सर, this podcast is basically, I was expecting a lot to learn from you, isn't it? And even our viewers must be expecting a lot to learn from you. First of all, I would like to know, what are your expectations from this podcast? What are you expecting from this conversation of us? बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करेंगे. लेट्स मेक दिस पॉडकास्ट सो एनरिचिंग दैट थ्रू माई एक्सपीरियंस, probably the goal that the transformation tapes has to help students of the DU in their careers, and also to look at different kinds of journeys. जैसे तुषार की एक जर्नी है, मेरी एक जर्नी है, आप लोगों की एक जर्नी होगी, right? And basis that, how can those journeys help other people to walk those same paths or different paths? At least उनको एक awareness रहेगी, right? So through those journeys, how can we add value to somebody else's life? That's the goal for today. In my head. Exactly. हमने ट्रांसफॉर्मेशन टेप्स भी इसी एम से शुरू किया था कि जो भी हमारे व्यूअर्स है, ऑडियंस है, उन्हें जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन है उसे जितना ज्यादा हो सके उससे सीखने को मिले. सो यस, कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थिंग कि यूजुअली आपके कंपनी इमेजिन मीडिया और आप मेंटोर हो इमेजिन मीडिया में, तो वहीं से हमने देखा आपको, हमने टैप करने की सोची. तो आप ओपन, दिस क्वेश्चन इज ओपन टू बोथ ऑफ यू, कि आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी होता है लाइफ में एक मेंटोर होना? क्योंकि अंडर ग्रेड स्टूडेंट जितना हमने अपने दोस्तों से बात करी है, वो काफी खोए होते हैं अपनी लाइफ में. वो देखते हैं कि बाकियों को MBA कर रहा है, कैट परस्यू कर रहा है, कोई CSA कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन कईयों के दिमाग में होता है कि हमें नहीं पता कि MBA करे कैट करे, तो काफी सारे डाउट्स होते हैं. तो एक उन्हें लगता है कि उन्हें गाइडेंस चाहिए, तो मेंटोर वही काम करता है एग्जैक्टली. सो एज आई सेड, क्वेश्चन ओपन टू बोथ ऑफ यू, आपको क्या लगता है कि कितनी जरूरी होता है एक मेंटोर किसी की लाइफ, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट, और किस पॉइंट पे मेंटोरशिप चाहिए होती है? Go ahead. So, my fundamentals regarding mentoring and mentorship are quite old. I consider my parents to be my first mentors, right? And mostly सबकी life में parents पहले mentors होते हैं. They ingrain in us our value systems. What is the culture of the family? What is the kind of behavior that our family has? किस तरह से interaction होती है with the society? Those are the basic fundamentals or building blocks of anyone's personality. सेकेंड स्टेज ऑफ मेंटरशिप जब आती है वो स्कूलिंग में आती है, जहाँ पे टीचर्स बिकम आवर मेंटर्स, राइट? देयर इज, आई हैव ऑलवेज फाउंड 1 or 2 teachers at every stage in my life who have made me who I am today. I still remember 12th standard, मेरे मैथ्स के ट्यूशन टीचर थे, राइट? एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ द क्लास, जस्ट बोर्ड एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि ज़िंदगी में अगर कभी आगे बढ़ना है ना, तो किसी को नीचे खींच के मत बढ़ना, राइट? खुद ऊपर जाना
rather than pulling somebody down. बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत डेप्थ थी उसमें, वो शायद मैं आज ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ एज कम्पेयर टू मी इन माई 12th स्टैंडर्ड. और अंडरग्रेड, मे बी अंडरग्रेड प्लेस. हाँ, समटाइम ड्यूरिंग दैट, राइट. तो उसमें हमने सबने कहीं ना कहीं सुना था कि अपनी लकीर बड़ी करो, दूसरे की छोटी मत करो, राइट. ये वैसी ही कहानी है. So, and this I have reiterated multiple times that I am who I am today because I am standing on the shoulders of giants who have come before me. Right? There has been a support that my teachers, my professors have given me. Coming to the corporate career, mentorship change हो जाती है. उसमें you do not have a dedicated mentor. वहाँ पे आपको ढूंढने पड़ते हैं mentors. Right? The mentors can be your peers, they can be your managers, they can be somebody else in the whole organization or somebody in the industry as well. और कई बार होता है कि मेंटर आप किसी को देख के आप खुद इंग्रेन करते हो कुछ चीज़ें, तो दैट इज मेंटरशिप थ्रू ऑब्जर्वेशन, राइट. सो इफ आई एम फॉलोइंग समबडी, से XYZ person, then I am following their behavior and that is being ingrained in me. So that's a different kind of mentorship. ठीक है. तो 3 स्टेजेस है. एक जैसे मैंने बताया पेरेंटिंग वाला स्टेज, व्हेन यू आर अ चाइल्ड, दैट्स द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. देन इज योर लर्निंग स्टेज, योर स्कूलिंग, योर कॉलेज, योर पोस्ट ग्रेड, इनिशियल ईयर्स ऑफ योर करियर, जहाँ पे देर आर डेडिकेटेड पीपल हु आर सपोज टू मेंटर यू. एंड देन कम्स द लाइफ स्टेज, जहाँ पे मेंटरशिप जनरलाइज हो जाती है. इट्स अप टू द इंडिविजुअल हाउ दे सीक आउट मेंटर्स और हाउ दे सीक आउट the need for mentorship. तो मेंटरशिप को अभी भी काफी लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, तो मतलब इतना लिमिटेड नहीं है, काफी वाइड वो बेस है. मतलब मेरा मतलब जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया ना, मेरे को ऐसा लगता था कि सभी का मेंटर होना ज़रूरी है. एंड वो जो हम देखते हैं ना गुरुकुल टाइप फील, कि यार एक पर्सन है वो पूरी एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं एंड जो वो बोल रहे हैं वैसी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं एंड एक सुपीरियर बंदा निकल के आ रहा है, राइट. जैसे अर्जुन हो गया. पेड़ के नीचे वो बैठ रहे हैं. एग्जैक्टली. तो मेरे को वैसे लगता था एंड आई यूज्ड टू फील कि यार होना तो चाहिए, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्टनेस और इतना डिसिप्लिन आ जाता है अगर कोई लाइफ में मेंटर हो. तो वैसे कभी इतनी डीप जाके चीज़ें ऑब्जर्व नहीं की, बट अगेन जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि पेरेंट्स सबसे पहले मेंटर होते हैं. ठीक है. वो डायरेक्टली आपको ऐसे उस पर्सपेक्टिव से चीज़ें नहीं सिखाते, बट वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आप सीखते जाते हो. उसके बाद मेरी लाइफ में मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि यार कोई पर्सन आया है एंड वो स्पेसिफिकली मुझे गाइड कर रहा है, मुझे मेंटरशिप दे रहा है. ठीक है. तो देन आई कंटेंट क्रिएशन में आया, तब उससे पहले यूट्यूब आ चुका था. तो 12th स्टैंडर्ड में सबको होता है ना कि एक आइडियल टीचर चाहिए आपको, जो आपकी तरह सोचता हो, आपकी तरह समझता हो एंड आपको उसी तरीके से पढ़ाता हो. मैंने लास्ट पॉडकास्ट में मेंशन किया था अबाउट अमन धतरवाल. ठीक है. तो मैं काफ़ी ज़्यादा उनको फॉलो किया था एंड उनकी जर्नी भी थोड़ी बहुत मेरे से रिलेटेबल थी, क्योंकि उन्होंने 17 एज में यूट्यूब स्टार्ट किया. मैंने भी तब 17-18 का था, 12th पास आउट, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया. तो वहाँ से वो गाइडेंस मिलती गई. मैंने कहा यार ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. तो मैंने वहाँ से ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि इन पर्सन होना ज़रूरी नहीं है अगर किसी को तुम मेंटर बनाना चाहते हो. ठीक है. क्योंकि किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है ना कि वो स्पेसिफिक तुम्हें वैल्यू एड प्रोवाइड कर सके, तुम्हें टाइम दे सके. तो तुम्हें वो अलग अलग तरीके ढूंढने होते हैं. तो फर्स्ट वन मेरे को वही रियलाइज़ हुआ कि यार तुम्हें खुद ही ढूंढने पड़ेंगे मेंटर. एंड हर फील्ड के अंदर मेंटरशिप चेंज होती जाएगी, पर्सन चेंज होता जाएगा. एक बंदे को तुम आइडल नहीं सेट कर सकते कि यही मुझे सारी फील्ड के बारे में नॉलेज देगा. जबकि ऐसा माइंडसेट रहता है कि ये स्पेसिफिक बंदा ही मेंटरशिप और ये स्पेसिफिक बंदा ही है जो मेरी लाइफ का. हाँ एग्जैक्टली. ठीक है. एंड फिर उसके बाद पॉडकास्ट, वो यूट्यूब की जो करियर गाइडेंस मिलती गई ऑनलाइन, कभी कोई मेंटर बन गया, कभी कोई मेंटर बन गया, जिसकी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो पिक करते गए. और अभी भाई को मैंने रीच आउट किया था. तो जिसको नहीं पता यार कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले से कभी जानता था, ऑनलाइन मिले हम. ठीक है. एंड कोविड के टाइम पे एंड जिस टाइप का बॉन्ड बना है, मतलब मैं खुद भी रियलाइज नहीं कर पा रहा कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, राइट. और डिस्पाइट हैविंग नंबर ऑफ मेंटर, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तब भी फोकस नहीं कर पाते. तो आप कितनी प्रायोरिटी देते हो हार्ड वर्क को, फोकस को, डेडिकेशन को? कई लोग होते हैं वो तब भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं. यार हार्ड वर्क तो जरूरी है. हैविंग मेंटर्स इन देयर लाइफ. मेंटर भी आप में तभी बिलीव करते हैं जब उन्हें कुछ दिखता है, एक स्पार्क दिखती है कि हाँ यार इसको थोड़ी सी अगर डायरेक्शन मिल जाए ना तो वो चीज़ अचीव कर लेगा. एंड ही हैज शोन दैट फेथ इन मी. ठीक है. कि डायरेक्शन लेस है बंदा, अगर उसको डायरेक्शन दिखा दी जाए ना, वो मेहनत करता जा रहा है. अगर डायरेक्शन मिल गई तो वो सही जगह मेहनत कर रहा होगा. ठीक है. तो वो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है इनसे.
तो अभी जो तुम इमेजिन मीडिया का मेंटरशिप बोल रहे, डीओवर्स में कोई मेंटर नहीं था, ठीक है। जो मेरे बड़े भाई है या फिर घर पे हाँ एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर, उनका बहुत सपोर्टिव रहा है। उस चीज़ में मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ कि यार उससे बेटर चीज़ शायद ही मेरे को मिली होगी, ठीक है, कि घर वाले इतने सपोर्टिव है कि कभी भी बैकलैश नहीं आया घर से कि तुझे जो चीज़ ट्राई करनी है तू कर, ठीक है। एंड अगेन जब भैया से मिला तो उन्होंने वो फेस शो किया कि डीओवर्स में कोई वैसे स्पेसिफिक मेंटर नहीं था, बट इमेजिन मीडिया में मेरे को इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यार जो एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं और जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ तो वो कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा अगर वो चीज़ हो सकती है तो लॉन्ग टर्म में क्यों ना चीज़ इसको बिल्ड की जाए। तो दैट्स वाई इनको मैंने एज ए मेंटर चूज़ किया। एंड मैंने एक चीज़ सुनी भी थी कि आप नहीं चूज़ करते मेंटर, मेंटर चूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट को। ये मैंने सुनी थी काफ़ी। ये चलो सुनी सुनाई बात है, बट तुषार का ही एग्जांपल लेके मैं ना स्टेजेस ऑफ मेंटरशिप बताता हूँ। ऑल्सो अगर किसी को मेंटर चूज करना है या कोई उस प्रोसेस में हो जहाँ पे आप मेंटरशिप सीख कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेज इज दैट यू आइडेंटिफाई अ मेंटर फॉर योरसेल्फ। कैसे आइडेंटिफाई करना है, आप उनकी जर्नीज देखिए, आप उनके इंटरेक्शन देखिए। आज की डेट में एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, राइट? सो यू हैव अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। हो सकता है कि एक ऑनलाइन पर्सोना और एक्चुअल पर्सोना में बहुत फर्क हो सकता है, एंड दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मेंटर. Second is reaching out to a mentor, right? तुषार का ही एग्जांपल लेता हूँ. He reached out to me for a specific target. He asked me, मुझे इस चीज़ के लिए mentorship चाहिए, right? You have to engage with the mentor. That's the second stage, जहाँ पे आप mentor को reach out करते हो, बताते हो अपने बारे में. और आपने भी इनमें क्वालिटीज देखी होंगी फॉर स्टूडेंट। हाँ, I'm coming to that. So दो चीज़ें हो गई. एक, आपने रीच आउट किया, आपने अपने गोल्स डिफाइन कर दिए. नाउ इट्स अ रिलेशन दैट यू आर डेवलपिंग, राइट? एंड देन जो आप बात कर रहे हो कि एक मेंटर का बाइन होता है, फिर मेंटर आपको चूज करता है कि मेंटर का एक बाइन आ गया कि हाँ, इस जर्नी में आई थिंक दैट सो एंड सो पर्सन इज केपेबल, ही हैज शोन सर्टेन क्वालिटीज इन द पास्ट थ्रू वेरियस इंटरेक्शंस. एंड कई बार क्या होता है, आपको 3-4 बार इंटरेक्ट करना पड़ता है. यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इंटरव्यू दैट यू आर डूइंग विथ योर मेंटर, राइट? दैट्स द थर्ड स्टेज. फोर्थ स्टेज इज टू एंश्योर दैट देर आर रेगुलर चेक-इन्स, ठीक है? ये इनवेरिएबली तुषार का 15 दिन में एक मैसेज आ ही जाता है, वेयर इज ही राइट नाउ, व्हाट इज हैपनिंग विथ हिज गोल्स दैट ही हैड सेट, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट ही इज फेसिंग, ठीक है? तो ये रेगुलर चेक इन से आपके मेंटर को भी समझ आता है कि आप कॉन्फिडेंट हो अपने बारे में एंड आप सीरियस हो इस चीज़ को लेकर. एंड एट द सेम टाइम आप मेंटर को सी, नॉट ऑल मेंटर्स विल ऑलवेज बी फ्री फॉर यू. हो सकता है कि वो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हो या उनका खुद के भी कुछ पर्सनल एजेंडाज होंगे. सो दीज काइंड ऑफ चेक इन्स ऑलवेज इंश्योर दैट द मेंटर हैज विजिबिलिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. एंड अगर आप कहीं फंस रहे हो तो मेंटर को आप, क्योंकि आपने एक केडेंस सेट कर रखा है, तो आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो. वरना क्या होता है, लोग खो जाते हैं, 3-3 महीने बाद वापस आते हैं प्रॉब्लम बड़ी करके. ट्रू, राइट? तो एक रेगुलर केडेंस इसको हेल्प करती है. सो दीज आर द 4 स्टेजेस एंड तुषार हैज शोन ऑल ऑफ दीज स्टेजेस टिल नाउ. एंड तुषार के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में आगे भी बात करेंगे हम लोग. बट from the day we started off, when he shot a podcast with me in COVID, till date बहुत ग्रोथ है इसकी जर्नी में भी, इसकी टीम में भी, एंड इसकी आई थिंक एज अ पर्सनालिटी इसने बहुत चेंज दिखाया है. हमने भी देखा है काफी, जब से कॉलेज में आया पता चला है तुषार भैया के बारे में, तो इतनी growth हमने भी एज इन लाइव सब्सटेंशियली काफी देखी है. 100%. और टॉकिंग अबाउट मेंटर, आईएम में तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिससे आपको सीखने को मिला होगा, काफ़ी आपके बैचमेट्स होंगे. नेटवर्क बेस्ड. तो आपकी आईएम की जर्नी कैसी थी ओवरऑल, आपकी डेवलपमेंट में क्या रोल था आईएम का? क्योंकि आईएम हर एक एमबीए एस्पिरेंट का सपना होता है कि आईएम में जाना है. तो आपका कैसा पर्सपेक्टिव है उसको लेके? सो आई एम अहमदाबाद में अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो जर्नी है दैट स्टार्ट्स ऑफ वेरी अर्ली. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कैट प्रिपरेशन डेज. इट्स वेरी रिगरस. उसके बाद देर इज़ द GDPI एंड द इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टेज, एंड देन इवेंचुअली यू गेट सिलेक्टेड इनटू वन ऑफ द B schools of India. So within IIMA, the first 1 week is a cultural shock.
आपको इतना रिगरसली ट्रेन किया जाता है फॉर द फर्स्ट 1 वीक. रफली अगर मैं बात करूँ तो पहले हफ्ते में ऑन एन एवरेज 3 घंटे सोया हूँ मैं, बिकॉज काम इतना होता है, प्लस देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज और सबमिशंस नहीं शुरू होते. इट्स जस्ट फन एक्टिविटीज दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू अलोंग विथ योर पीयर्स, राइट? क्योंकि एक एंगेजिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, सीनियर्स के साथ बात करो, अपने बैचमेट्स के साथ बात करो, एंड एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल. ऐसा तो है नहीं कि स्कूल से आ गए यूजी में सब लोग के पास सेम स्टोरी है. कुछ एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, कुछ फ्रेशर्स की तरह आए हैं, प्लस पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं. एवरीवन हैज अ डिफरेंट जर्नी, एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू एंगेज विद देम. ठीक है, तो पहला हफ्ता आपका बहुत बिजी जाता है, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम यू रियलाइज दैट आप अहमदाबाद में आ तो गए, बट यहाँ पे अब सब इक्वलाइज हो गया. अब आप सिलेक्ट हो गए हो, यू आर इन द टॉप 400 स्टूडेंट्स हु आर वांटिंग टू बी MBA grads, right? अब आप उधर तो पहुंच गए. नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसमें से कितना जूस निकाल सकते हो, चाहे वो पीयर बेस्ड हो, फैकल्टी स्टूडेंट इंटरेक्शन हो, या आपको IIMA के थ्रू आपका जो बाहर का नेटवर्क है. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट एंगेज विद द इंस्टीट्यूट, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस which engage with the institute through different committees, clubs, etc. तो आपको एक अलग नज़रिए से दुनिया देखने का मौका मिलता है, एंड दैट इज़ व्हाट IIMA गिव्स यू. ठीक है, आपका बी स्कूल का लर्निंग तो आता ही आता है, ऑब्वियसली दैट्स द यूजुअल क्लासरूम आवर्स जो सुबह 9 से लेके दोपहर को 1:30 बजे तक चलते हैं इन द फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर अगेन इट डिपेंड्स आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए उसके ऊपर. बट आफ्टर द रेगुलर क्लासरूम आवर्स आर ओवर, that's when the life actually happens, and that's where you start learning. और ये वाला जो सेक्शन है, मतलब जो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखी जीरो डा की, उसमें CTC वर्सेस इन हैंड के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई थी कि CTC जो आपको मिलता है, स्पेशली मैं टारगेट कर रहे थे IIM के बाद, मतलब जो आप MBA करते हो उसके बाद जो आपको CTC मिलता है वर्सेस जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है ना? तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स आज की डेट में काफ़ी डिसीजंस इन हैंड पे नहीं बल्कि CTC के बेस पे डिसीजंस बनाते हैं? कि फॉर एग्जांपल मेरी IIM अहमदाबाद में अगर हुआ तो मेरी 20-25 लाख मेरी फीस होगी और मेरा इतना पैकेज होगा, तो इतना तो मैं आसानी से कवर कर दूंगा. लेकिन वो कहीं ना कहीं CTC से कहीं फॉल्स वो होता है, परसेप्शन होता है, जैसा उस वीडियो में दिखाया था, क्योंकि इन हैंड सैलरी आपकी काफ़ी कम थी, प्लस जो आपका लोन पे इंटरेस्ट होता है वो सब. तो आपको क्या लगता है CTC से इन हैंड में जो डिफरेंस होता है वो अपना ROI कैसे इफेक्ट होता है? कि मतलब जो आप इन्वेस्ट करते हो IIM में या फिर कोई भी MBA कॉलेज में करते हो, और जो आपको रिटर्न मिलता है थ्रू जितनी आपकी प्लेसमेंट लगती है, तो आपको क्या लगता है कि ROI जस्टिफाइड है IIMs का बिकॉज ऑफ CTC इन हैंड डिफरेंस? CTC और इन हैंड डिफरेंस के वजह से आपका ROI इम्पैक्ट हो सकता है, उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हम लोग. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट MBA आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको सिर्फ पैसा मिले, राइट? दैट कैन बी वन ऑफ द गोल्स, बट MBA के दूसरे भी बहुत फ़ायदे हैं. यू गेट अ गुड नेटवर्क, यू गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ गुड जर्नल्स, मटीरियल, you get access to world class faculty, research opportunities, etc. CTC और इन हैंड का जो डेल्टा रहता है वो कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा, एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल हाउ दे इंटरप्रेट दोज डिफरेंसेस, राइट? इफ यू आर डूइंग MBA फ्रॉम एनी बी स्कूल, बेसिक एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको एक CTC और इन हैंड का डिफरेंस समझ आएगा, राइट? So your ROI calculation will only change basis what the in hand is going to be. उसमें ये नहीं हो, मतलब there is no connection between the delta that comes between CTC and in hand to the ROI of an MBA, because उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें intangible भी है जो आप benefits calculate नहीं कर सकते हो, जो आप उस पर नंबर नहीं डाल सकते हो. मेरा भी इस पे क्वेश्चन है एक, और जैसे कि हर बच्चे की इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, या फिर पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती कि 20-20, 25-25 लाख रुपए MBA में लगा दे, राइट? तो जो फैसिलिटीज़ या फिर जो सीखने को मिलता है MBA में, कुछ और ऑप्शंस हैं कि अगर वो ट्राई कर दे, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं जा रही, बट स्टिल यू कैन लर्न समथिंग कि जो IIMs में सिखाया जा रहा है वो बाकी चीज़ ट्राई करके भी चीज़ें सीख सकता है बंदा, मतलब आपके अकॉर्डिंग?
सी एक टाइम हुआ करता था व्हेन एन IIM degree would basically put you 10 years ahead of the curve of your same batchmates. So say for example और हम लोग averages की बात करेंगे, there will always be outliers over here, right? So say for example a person graduating in 2019 has started their career, whereas a person who has done an MBA after graduation and they start in 2021. So जिस बंदे ने अपना करियर 2019 से 21 में से फॉर एग्जांपल उसने X% ग्रोथ किया है, जिसने MBA किया है वो उससे 2021 में 10 साल का एक गैप के साथ स्टार्ट करेगा. सो यू गेट दैट स्टार्टिंग एडवांटेज, बट दैट्स अ स्टार्टिंग एडवांटेज. अंडरस्टैंड दैट दैट्स नॉट अ गैप विच विल रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट. एंड ये पहले की बात होती थी. आज का मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि वो स्टार्टिंग एडवांटेज है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस. इट्स समवेयर अराउंड 5 years और सो इन 10 साल की जगह 5 साल रिड्यूस हो गया है. लगता है आपको बेसिक रीजन क्या है इसके पीछे कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम जितना कम हुआ है? उसका बेसिक रीज़न ये है कि इन टर्म्स ऑफ हाउ द इंडस्ट्री इंटरप्रेट्स एन अंडरग्रेड वर्सेस अ पोस्ट ग्रेड, राइट? आज की डेट में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक MBA ग्रेड इम्पोर्टेंट है, राइट? इन द अर्लियर टाइम्स क्या होता था कि somebody who has just graduated उनके पास अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी. आज की डेट में उनके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है. देयर आर कंपनीज विलिंग टू पे फॉर गुड अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड. स्किल्स एंड ऑल. एग्जैक्टली. तो अगर आप MLAI एक्सपर्ट हो आज की डेट में, आप शायद MBA ग्रेड से आज की डेट में आगे हो गए, बिकॉज यू हैव द स्किल सेट विच द इंडस्ट्री नीड्स. बेसिक डिमांड सप्लाई है यहाँ पे. अगर आपकी स्किल सेट का सप्लाई कम है और आपके पास वो स्किल्स है और उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो यू विल बी पेड मोर. बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? डिमांड एंड सप्लाई का. MBA का क्या हो गया है, बिकॉज देर आर सो मेनी B schools नाउ, द नंबर ऑफ MBA grads have started increasing. And hence there is a significant delta which is also coming from the top B schools and the middle level B schools, right? The average just by going the numeric data that we have, the average CTCs are significantly different now. पहले number of B schools were less, number of grads आज ही देखो ना, अब any B school on an average has 400 seats right now in India. Take the data of some 10-15 years back, the seats were half of this, right? So now that supply increase will obviously bring down the incremental advantage that you were getting as compared to your peer. also एक डिबेट है बिटवीन फॉर्मल डिग्री एंड एक्चुअल नॉलेज. बोलते हैं कि डिग्री सिर्फ आपको जॉब दे सकती है पर नॉलेज है जो आपको आगे ले जाती है लॉन्ग टर्म में. तो इसमें कितनी सच्चाई है आपके अकॉर्डिंग? क्या एक्चुअली में स्किल्स पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मल डिग्री एट द एंड आपको प्लेसमेंट ही देगी? नहीं. सो इसमें अगेन एक कॉन्सेप्ट है. कोई भी डिग्री एक लॉन्च पैड की तरह होता है, ठीक है? आप रॉकेट हो, आपको इंस्टीट्यूट ने एक लॉन्च पैड दे दिया, ठीक है? नाउ द हाइट ऑफ दैट लॉन्च पैड विल बी डिफरेंट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. आपको वो एडवांटेज हमेशा इंस्टीट्यूट से मिलेगा. एट द एंड ऑफ द डे लॉन्च आप ही को होना है. सो इनहेरेंटली आप में क्या फ्यूल भरा है, दैट्स इक्वली इम्पोर्टेंट टू वेयर दैट लॉन्च पैड इज. बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर छोटे लॉन्च पैड से लॉन्च हो रहे हो तो आप ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉम वेयर यू आर लॉन्चिंग एज वेल एज व्हाट इज इट इन यू. आप में क्या स्किल सेट है, आप में कितना डेडिकेशन है, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो, राइट? ऑल ऑफ दैट डिपेंड्स. मतलब आज के टाइम पे डिग्री प्लस स्किल्स मैटर करती है, अकेली डिग्री से काम नहीं चलता. लाइक जैसे कि IIM में आप एम्प्लॉय बनते हो, अच्छे एम्प्लॉय, पर बिजनेस सीखने के लिए लाइक एक एलुमनाई है फेमस असीम ग्रोवर, वो भी कहते हैं कि डिग्री टाइम वेस्ट है. मैंने उनकी वीडियो देखी थी. और बिजनेस सीखने तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करनी होगी. बहुत बायस लगता है मेरे को. मतलब कौन कहता है कि डिग्री में आपको प्रैक्टिकलिटी नहीं सीखने मिलती, राइट? इन एनी IIM क्लासरूम आप केस स्टडी से पढ़ते हो. केस स्टडी का फंडा आपको मैं समझा देता हूँ. इन द केस स्टडीज आर बेसिकली रियल लाइफ सिचुएशंस
which were converted to classroom material. So there are situations which are explained. 30-35 पेजेस के केस स्टडी आते हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल्स होते हैं, आपको सिचुएशन बताई जाती है, आपको अल्टरनेटिव्स उस टाइम पे उस कंपनी के पास क्या अल्टरनेटिव्स थे वो आपको बताए जाते हैं, एंड देन यू हैव टू डिबेट इट आउट विथ योर क्लासमेट्स along with the professor guiding you. Fundamental of the case study methodology is that you have to step into the shoes of the person who is making the decision, right? So we call it stepping into the shoes of the protagonist. हमें डे 0 पे सिखाया जाता है start thinking from the protagonist's lens. All of these are actual real life situations that happened. आप उसी सिचुएशन को लेकर आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप थिंकिंग प्रोसेस बनाते हो. So say for example in IMA if I am solving how Starbucks entered India, that is going to teach me how a go-to market strategy was defined for a coffee brand in India at that point in time. अगर आज मैं थर्ड वे में काम कर रहा हूँ hypothetically, so that case is going to help me solve that problem which third wave might be facing, right? अगर थर्ड वेव को एक्सपांड करना है इंडिया में, that learning of Starbucks is always going to help. सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी एंड जो चीज बट फंडामेंटल्स नहीं चेंज होंगे. और जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, शायद मे बी आई एम रॉन्ग यार, क्योंकि देख अभी मैं डिग्री नहीं कर रहा कोई, राइट? मेरे पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, एमबीए वगैरह के लिए मैं नहीं जा रहा अभी. बट जो चीज़ मैंने अभी इमेजिन मीडिया में रियलाइज़ की है कि जैसे क्लाइंट्स ऑनबोर्ड हो रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है फिर वो केस स्टडीज़ पे जाना पड़ता है. जो एक्चुअल में एमबीए जब तुम कर रहे हो वो पहले ही तुम्हें प्लेट में ला के दे रहे कि तुम केस स्टडीज़ फॉलो करो, और जब तुम एक्चुअल प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ रही है तो तुम वापस वो जाके पढ़ो मत, डायरेक्ट अप्लाई करो सॉल्यूशन. और मेरे साथ क्या होता है कि प्रॉब्लम अराइज हो गई, फिर मुझे केस स्टडी जाके पढ़नी पड़ रही है कि वहाँ पे प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई, एंड फिर उसके रिजल्ट जाके मैं अप्लाई कर रहा हूँ. मतलब कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो रहा है. बस मेरे वाले केस में मेरे को डिग्री नहीं मिलेगी, बट उधर वो डिग्री मिल गई. वो पहले चीज़ ही तुम्हें एनकलकेट करती, प्रिपेयर माइंड से. मतलब मैंने भी पहले जब पॉडकास्ट किया था ना, तो लर्निंग वहाँ से यही निकल के आई थी कि एमबीए तुम्हें प्रिपेयर कर देता है हर चीज़ के लिए. तो स्टिल फॉर्मल डिग्री इज गिविंग यू नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड ऑल. Not just MBA, any structured course is going to help you streamline your thoughts. ठीक है, MBA में ज़्यादातर चीज़ें हम लोग फ्रेमवर्क के थ्रू सॉल्व करते हैं. वो फ्रेमवर्क्स आज की डेट में मैं एक भी नहीं यूज़ करता. मतलब आप PPT में या एक्सेल में या अपने डे टू डे में आप SWOT एनालिसिस नहीं बोलोगे, आप पोर्टर के 5 फोर्सेस नहीं लिख के नहीं दोगे. बट एट द सेम टाइम बैक ऑफ द माइंड यू ऑलरेडी नो कि दीज आर द थिंग्स विच आई नीड टू नो और आई नीड टू इवेल्युएट बिफोर आई एम प्रेजेंटिंग अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम दैट माई कंपनी इज फेसिंग राइट नाउ. राइट, वो बाई डिफॉल्ट ब्रेन उस तरह से ट्यून हो जाता है. एंड क्रेडिबिलिटी भी मिल जाती है. मतलब अगर तुमने रीच आउट किया है, वो IIM का टैग लगा हुआ है, तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार IIM लिखा हुआ है तो ही मस्ट बी कैरिंग सम एक्सपीरियंस. ठीक है, और अगर नॉर्मल बंदा भी है पर उसके पास नॉलेज उतनी है, ठीक है, तो उसको प्रूव करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है. भाई जैसे सर ने ऑडियंस भी अट्रैक्ट होगी. जैसे सर ने बोला एक लॉन्च पैड सा मिल जाता है फॉर्मल डिग्री, स्पेशली MBA जो है. अच्छा सर, एक और चीज जैसे आपने बोला था कि IIM में रियल लाइफ केस स्टडीज आपको देखने को मिलती है, तो मेरा एक ही क्वेश्चन था इस पर कि जो केस स्टडीज होती हैं वो इस बेस पर होती है कि एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, वो एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ा और वहां पे उसे कोई डिफिकल्टी फेस हुई और अब कैसे उसे उस डिफिकल्टी को सॉल्व करना है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोई बंदा है जो उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है, उसे उस लेवल की डिफिकल्टी स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलेगी, उसे काफी मतलब स्क्रैच लेवल की डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी. तो वो केस स्टडीज जो है वो रेलेवेंट रहेंगी उस पर्सपेक्टिव से कि जब आप स्टार्ट करो. फॉर एग्जांपल तुषार भैया उन्होंने अपने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी, तो एज या फिर अभी तुषार भैया तो काफी सर्टेन लेवल पे जैसे हमने स्टार्ट करी, तो जो अभी हम डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं वो अलग होंगी एज कम्पेयर टू व्हाट तुषार भैया इज फेसिंग. तो मेरे ख्याल से जैसे आपने बोला वो केस स्टडीज रिलेटेड होंगी जो तुषार भैया एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी सर्टेन एक लेवल पे, लेकिन हम जो स्क्रैच पे फेस कर रहे हैं वो एकदम अलग होंगी. तो वो क्या केस स्टडीज हमें स्क्रैच लेवल डिफिकल्टीज भी सिखाती हैं उनको फेस करना? आपके डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज होते हैं. हाँ जी. हर एक कोर्स में आपको एक अलग टाइप का केस स्टडी मिलेगा. सो इफ यू चूज कोर्सेज विच आर एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, आपको एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के हर स्टेज की केस स्टडीज मिलेगी. सो समबडी हु इज लुकिंग फॉर अ सीड फंडिंग or somebody who is going to the investor for the first time,
or somebody whose startup is on their last bit of money in the bank. ये सारे टाइप की केस स्टडीज कवर हो जाती है. सो द प्रोफेसर्स टेक द एफर्ट टू इंश्योर दैट एक बी स्कूल की जो केस स्टडी आपको एक कोर्स में ऑफर होती है उसमें सारे सिनेरियोज कवर हो जाए. There are even case studies which are revolving around the whole creator universe, right? जो आज की डेट में जो क्रिएटर्स आ रहे हैं या जो पूरी इन्फ्लुएंसर की जो शुरुआत हुई थी उसके अराउंड भी केस स्टडीज है. There are case studies around AI based influencers as well. So there are different courses in which you go through different types of case studies. And all the B schools innovate at a subject level. सो IIMA में मैं जब था तब पहली बार एक कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केटिंग, राइट. उसी प्रोफेसर ने एक दूसरा कोर्स भी हमें दिया था विच वाज अराउंड द सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी लॉज, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्टफ इंटरेक्ट्स विद द होल प्राइवेसी इश्यूज दैट वर गोइंग ऑन, राइट. तो हर एक चीज़ का एक केस स्टडी है एंड वो सारे केस स्टडीज आपको अलग अलग कोर्सेज में देखने मिलेंगे. फर्स्ट ईयर के आपके कॉमन केस स्टडीज है, सेकंड ईयर आपके इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स है, उस सब्जेक्ट में अलग टाइप के केस स्टडीज होता है. कुछ सब्जेक्ट्स में हम लोग पूरी पूरी बुक एक केस स्टडी की तरह यूज करते हैं. सो इफ यू आर लर्निंग लीडरशिप, हमने महाभारत पढ़ी है पूरी टू लर्न अबाउट लीडरशिप. द होल महाभारत इज अ केस स्टडी फॉर अस, राइट. सो दैट डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोफेसर के पास कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो. और स्टूडेंट्स एक इस पर्सपेक्टिव से भी MBA या कोई भी IIM इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं कि उन्हें बिजनेस सीखने को मिलेगा. अब जैसे आयुष ने बात करी कि अशनीर सर का वो पॉडकास्ट था, वो मेरे ख्याल से रणवीर इलाहाबादिया के साथ था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मोर देन बी स्कूल, IIMs या फिर कोई भी MBA स्कूल है, दे आर बिकम प्लेसमेंट स्कूल्स, क्योंकि प्लेसमेंट आपको ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है रादर देन टीचिंग यू बिजनेस. तो आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन ट्रू है? क्योंकि इवन डेटा भी जो मैंने पढ़ा था तो उसमें ज्यादातर IIM ग्रेजुएट्स हैं. वो मतलब अगर हम कंपेयर करें कि कितने IIM ग्रेजुएट्स अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करते हैं, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो काफी कम था रेशियो एज कम्पेयर टू जो IITians करते हैं. तो काफी कम रेशियो है कि आप एक बार IIM से ग्रेजुएट हो गए तो आप अपना बिजनेस चालू नहीं करते, आप जनरली जॉब ही करते हो. तो क्या लगता है कि अगर कोई बच्चा इस इंटेंशन से जा रहा है IIM में कि मुझे बिजनेस सीखने को मिलेगा और मैं उसके बाद बिजनेस करूंगा, तो क्या ये सही पर्सपेक्टिव है IIM में जाने का या नहीं? So I'll ask a question first on this. If somebody is working in a certain company and solving another company's problem, will you consider that business or not? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, सीखने को मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी, अगर आप भी अपनी कंपनी कुछ करते हो तो मे बी हो सकता है कि आप सिमिलर, मे बी थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन ऑब्वियसली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फेस दोज प्रॉब्लम्स. आपके पास इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट. एंड आई एम कंसिडरिंग इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू बी अ सर्टन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So right from a political party to probably an MSME and a startup which is kind of at a workshop level, right? Say for example आपने कुकीज़ बनाने की एक अपनी खुद की अवन ले लिया घर में और आप कुकीज़ बेच रहे हो D2C मॉडल में, right? That's the whole ambit of organizations per se. हर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर्स की ज़रूरत है, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा है, right? Even if it's an NGO, there is certain business associated with it. It might not be a profit-led business. It is still a business. तो एक बी स्कूल ग्रेजुएट बाहर निकल के शायद अपना खुद का बिजनेस नहीं शुरू कर रहा, but they are still contributing to the whole nation building process, right? By working in the organizations which are already established in the past. अब हर स्टूडेंट की, हर इंडिविजुअल की कुछ कंस्ट्रेंट्स रही होगी. उन्होंने बी स्कूल से MBA कर दिया, उसके बाद इट्स अ चॉइस दैट दे आर मेकिंग कि उनको कितने साल कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लेना है या कितने साल उनको कुछ और करना है बिफोर दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, और प्रॉब्ली दे वांट टू जस्ट ऐड वैल्यू टू समबडी एल्सेस बिजनेस, राइट. सबकी एक स्ट्रेंथ होती है. नॉट एवरीवन कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एंड सस्टेन, राइट. देयर आर लिमिटेड सेट ऑफ आइडियाज दैट कैन एक्चुअली बी इम्प्लीमेंटेड एंड ग्रोन. एंड इनिशियल स्टेजेस में जब आपके पास एक एजुकेशन लोन होती है, नॉट एवरीवन हैज़ द इक्वल कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग दैट रिस्क ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस व्हेन यू हैव एन एजुकेशन लोन ऑन योर हेड. सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन द इक्वेशन,
हाँ, you are right. Majority students do not go for a business immediately after graduating from a B school. But ऐसा नहीं है that B schools have not contributed to businesses in general, बिजनेस पोटेंशियल right? So अगर एक B school का student who has graduated and is helping say the Amazon or Flipkarts of the world to grow a certain segment or a certain category, for me that's business. They are doing something new and their talent is appreciated in that organization because they are bringing something which the organization did not have earlier. So for listeners who don't know, Abhin is currently working as a product manager at Orient Electrics. So sir, I personally have a fear that if you work at a corporate culture, you work 9 to 5, having stress, anxiety, and also on social media, there's a say you work as a labor for the corporate. So is it true that you lose your life to some extent to those companies in return of a salary, they say? And I वाह hear बताओ, that. बैठा हूँ आज आप ही के साथ, ठीक है, 2 घंटे का हमारा शूट है, तो डेफिनेटली नॉट अ लेबर फॉर श्योर. एंड किसने बोला 9 to 5 है? 9 to 9 होता है यार. मेरे बॉस ने ये बात मुझे बोली थी कि एक्सट्रीम वर्क रिजल्ट्स इन एक्सट्रीम आउटकम्स. आप जितना एफर्ट ज़्यादा डालोगे उतने आपको आउटकम ज़्यादा मिलेंगे. Outcome in the sense रिजल्ट्स for company and organization. for yourself, for your growth. And who said that startups are easier? Startups तो 24 घंटे होते हैं. आपके पास तो फिर एक फुल फोकस एजेंडा है. प्लस स्टार्टअप में तो आपके पास एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टार्टअप को फ्लोटिंग रखना है और आपके पास एक पूरी टीम है जिसको जिंदा रखनी है, राइट? स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस हैज मच मोर डिफिकल्टी एज कंपेयर टू वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर. चैलेंजेस दोनों जगह है, एडवांटेजेस भी दोनों जगह है, राइट? बट इसका मतलब ये कभी नहीं है कि एक जगह बेहतर है या दूसरी जगह बेहतर है. प्रोज एंड कॉन्स हर जगह रहते ही है. कॉर्पोरेट कल्चर में आप एक दूसरे एंटिटी के कल्चर को आपके कल्चर के साथ मैच कराना चाहते हो, आपके पर्सनल कल्चर से, राइट? अपनी पर्सनल वैल्यू सिस्टम से. वहाँ पे शायद कभी कभार गैप आ जाता है, इन विच केस यू माइट फील दैट यू आर नॉट द बेस्ट फिट इन दैट वर्किंग एनवायरनमेंट. बट शायद आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में बेटर फिट होते हो, राइट? एंड एट द सेम टाइम कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आप जॉब छोड़ के खुद का नहीं स्टार्ट कर सकते. बस वो आपके ऊपर है कि आपको कब जॉब करनी है या कब आपको खुद की कंपनी करनी है. वही सही, मतलब आई एग्री विद हिम. और इवन आई वाज वर्किंग एट KPMG. You were working. हाँ, तो मैंने भी रिसेंटली रिज़ाइन दिया है. तो 9 to 5 पहले सुनने में मतलब लगता था कि 9 to 5 इज़ नॉट 9 to 5. वो एक्चुअल में होता है कि जब बिजी सीजन आता है ना तो वो 9 to 9, 9 to 10 भी हो जाता है. बट मेरे केस के अंदर वो चीज़ नहीं हुई थी, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, ठीक है? KPMG का कल्चर, मैं सिर्फ कैमरा पे नहीं बोल रहा, ऑनेस्टली KPMG ग्लोबल सर्विस का कल्चर बहुत सही था, ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये आता ना कि रिज़ाइन क्यों किया यार? क्योंकि एक तो अभी मैं जिस एज में हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? नंबर 2, द पॉइंट वाज, जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है अगर तुम उसमें परसू कर रहे हो ना, फिर तुम 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी दे पाते हो. और जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे 4 घंटे देना भी मुश्किल हो जाता है. तो इंटरेस्ट काफी बड़ा फैक्टर है. इंटरेस्ट फैक्टर है, ठीक है? लॉन्ग टर्म में तो वही प्ले करेगा. अगर तुम्हें तुम्हारी जॉब प्रोफाइल अच्छी लग रही है तो तुम्हारे लिए फिर वो 9 to 5 या 9 to 9 कंप्लेंट नहीं होती. तुम इंजॉय करके काम करते हो. और वो मेरे केस के अंदर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. जिस डिपार्टमेंट में था या फिर जिस चीज़ में मैं काम कर रहा था वो ना मेरे इंटरेस्ट से अलाइन कर रही थी, ना मुझे उसमें मज़ा आ रहा था. तो वहाँ पे अगर 9 to 5 मतलब 10 साढ़े 10 लॉग इन करता था मैं, 4 साढ़े 4 या 5 साढ़े 5 बजे तक लॉग ऑफ कर देते थे नॉर्मल डेज के अंदर. तो कितना कम टाइम है, मतलब 6 घंटे के आसपास हम दे रहे हैं. बट फिर भी मैंने क्विट इसीलिए की क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. लॉन्ग टर्म में वही चीज़, मतलब मैं करंट स्टेज पे मैंने वो सही डिसीजन लिया है. आगे अब कुछ किसी को नहीं पता, राइट? तो जो आज मुझे लग रहा था उसके हिसाब से, और 9 to 5 का मतलब ये नहीं कि यार तुम लेबर की तरह काम करते हो, ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है? मतलब वो बना, सोशल मीडिया ने ऐसे बना दिया, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर को इतना वो बूस्ट कर दिया कि सभी स्टार्टअप करो, सभी स्टार्टअप. बस की नहीं है सब. हाँ एग्जैक्टली. जब तुम स्टार्टअप फाउंडर से बात करते हो ना तो वो जब बताते हैं कि सारा इतनी प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस सारे उन्हीं को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? और उन्हें दिखाना भी नहीं होता कि हमें चैलेंज फेस हो रहे हैं. अदरवाइज टीम, तो फिर टीम को कौन संभाल लेगा, ठीक है? दोनों तरफ प्रोज एंड कॉन्स है. और लेट्स माइंडसेट का फर्क हो जाता है. माइंडसेट
हाँ, माइंडसेट का बहुत फर्क हो जाता है उसमें, शायद रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हो तुम 9 to 5 में। मतलब मेरा ओपिनियन ये है, ठीक है, डिसएग्री आप कर सकते हो। मेरे को लगता है कि आप पर्सपेक्टिव आपका छोटा थोड़ा सा रह जाता है, कि आप ज़्यादा चीज़ें, होराइजन आपका बड़ा नहीं हो पाता, या फिर आपका मतलब कि ठीक है एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो कि ठीक है यार 9 बजे लॉग इन किया, 5 बजे लॉग ऑफ कर दिया, उसके बाद फिर हम सैटरडे संडे का वेट करते हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं आती है, ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे आपका बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता। बट स्टार्टअप इकोसिस्टम में आप इंजॉय कर रहे हो चीज़, तो फिर आपको सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं पता लगता। और वो भी है ना, एक लेवल के बाद वो 9 to 5 रहता नहीं है, बिकॉज वंस यू स्टार्ट गेटिंग ओनरशिप। आज की डेट में अगर मैं एक्स करोड़ का पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ, जो मेरी प्रोडक्ट है, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रेवेन्यू, राइट। एक तरह से मैं मेरी खुद की कंपनी चला रहा हूँ ना उतने करोड़ की। सो अगर वो ओनरशिप आ जाती है, वेल एंड गुड। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा और नहीं आपको लग रहा कि उसमें आपका फ्यूचर है, देन डेफिनेटली यू कैन सीक आउट अदर अपॉर्चुनिटीज। ओनरशिप इन द सेंस, इस पे थोड़ा इलैबोरेट करो। ओनरशिप मतलब एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि अगर मुझे एक्स करोड़ करना है, तो वो एक्स करोड़ क्यों नहीं हो रहा, उसका एवेल्यूएशन भी मैं खुद ही करूँगा, टीम को भी मैं खुद ही पुश करूँगा कि भाई ये करना है, कैसे करना है, उसके लीवर्स ढूंढेंगे हम लोग मिलके, राइट। स्ट्रैटेजिकली सॉल्विंग फॉर द प्रॉब्लम्स दैट हिंडर रीचिंग द टारगेट। तो ये सारी चीज़ें आप खुद ओनरशिप लेना शुरू कर देते हो। बट ये जो ओनरशिप का आपने फैक्टर बताया, हर किसी के उसमें आता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बायस होता है कि मेरा काम है तो मेरा ही काम है, और मैं अगर किसी और के लिए काम कर रहा हूँ तो वो, मतलब हर किसी के में ओनरशिप सेंस आता नहीं है। मैं वही बात पे वापस आ रहा था। सो टॉकिंग अबाउट द वैल्यू सिस्टम, राइट। आप जब एक कॉर्पोरेट में काम करते हो, तब आप एक कॉर्पोरेट की वैल्यूज को मैच कराते हो अपनी वैल्यूज के साथ। अगर उधर मिसमैच आता है, देन डेफिनेटली दैट्स नॉट द राइट प्लेस। सो अगर कॉर्पोरेट में सबका वैल्यू सिस्टम ऐसा नहीं है जहाँ पे लोग अपने अपने काम की ओनरशिप ले, या दे आर डेडिकेटेड टू देयर वर्क, दे वांट टू एक्सेल इन देयर वर्क, और आपकी वो वैल्यू सिस्टम है, तो वो चैलेंज आएगी, वो गैप बढ़ता जाएगा, राइट। बट अगर कल्चर किसको कहते हैं? कल्चर इज द क्यूमुलेशन ऑफ द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल, राइट। समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स और दी क्वालिटी ऑफ योर सराउंडिंग। एनवायरमेंट एक तरह से, राइट। कल्चर इंडिविजुअल्स बनाते हैं एंड इंडिविजुअल्स कल्चर के हिसाब से ऑपरेट होते हैं। सो आपका हर एक का बिहेवियर उस कल्चर के साथ मैच है, इट्स अ गुड थिंग। अगर कुछ इंडिविजुअल्स का उस बिहेवियर के साथ नहीं मैच है, बट मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स का मैच है, तो वो कुछ इंडिविजुअल अपने आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। बट मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स का कॉर्पोरेट कल्चर से मैच नहीं है, देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। क्योंकि आपको डायरेक्शन इस तरह से मिल रहा है, लोग उस तरह से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, देन दैट क्रिएट्स अ सेपरेट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल टुगेदर। उसको सॉल्व करने के तरीके, मतलब वो दैट्स अ लॉन्गर टॉपिक। और एक और चीज पे आना चाहूंगा, तो शायद जैसे आपने बोला था कि आपने केपीएमजी से रिसेंटली रिजाइन करा, तो अब जैसे जो भी है मोस्टली अंडरग्रेड जो है बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं नॉर्मल। तो ये एक होता है कि जैसे अभी आपने रिजाइन करा, तो एक आता नहीं है कि सेंस ऑफ जो बैकअप होता है पीछे, कि ऑब्वियसली सैलरी आ रही है केपीएमजी से, ऐसा है, साथ में आप इमेजिन मीडिया परस्यू कर रहे हो, अपना ड्यू बस परस्यू कर रहे हो, तो एक जैसी छोड़ा तो एक ऐसा लगता है कि बैकअप चले गया, और सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आती है, क्योंकि ऑन्टरप्रेन्योरशिप काफी अनसर्टेन होता है, अनसर्टेनिटी काफी होती है, तो बैकअप का इशू होता है कि, और यही रीजन होता है मेनली कि अंडर ग्रेजुएट इन टुडेज डेट या पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चली जाती है। तो वो कितना अफेक्ट करता है? यार इफेक्ट तो करता है कि अभी जैसे मैंने भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ज्वाइन ही नहीं किया फिर ज्वाइन करते ही मैंने रिजाइन ले लिया। मैंने 9 महीने काम किया, मैंने वेट किया उस टाइम पे, ठीक है। हो सकता है मैं 2 महीने बाद छोड़ सकता था। देख माइंडसेट तुम्हारा पहले से प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है कि तुम छोड़ने वाले हो, ठीक है। 2 महीने तुम पहले प्रिपेयर होने लग जाते हो ना, फिर उसके बाद नोटिस पीरियड सर्व करते हो, तो एक वो टाइम गैप आ जाता है जिसमें तुम्हें खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड तुम किसी चीज़ के लिए तभी जाते हो जब तुम खुद कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये चीज़ छोड़ूंगा, तो सामने से कुछ आता हुआ दिख रहा है या बड़ी अपॉर्चुनिटी आती होगी। हाँ। मेरे केस में यार मैं 3 साल, मुझे 3 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन में, तो मेरे पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस था एंड मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं इसमें फुल टाइम जाता हूँ, ऑल इन होता हूँ, तो एक डिसेंट अमाउंट शायद मैं अपने जो मेरा खर्चा है आज के टाइम पे मैं उसको मैनेज कर लूँगा।
ठीक है। अब तुम रैंडमली नहीं कि यार तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है या फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसे स्किल सेट नहीं है और फिर तुमने क्विट कर दी कि सभी करते हैं क्विट अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, तो वो तो यार बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। एंड फिर दूसरा सेकंड फैमिली सपोर्ट वगैरह तो होता ही है, कन्विंस थोड़ा सा करना पड़ता है पेरेंट्स को और अपने आइडिया पे खुद को भी कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। एंड एक चीज़ मैंने ये मतलब ऑब्जर्व की है, जब तक तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तुम सामने वाले को फील करवा ही नहीं सकते कि तुम क्या बोलते हैं वो आइडिया तुम लिफ्ट अप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि यार घर पे क्लैशेस नहीं हुए थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सपोर्टिव होते हैं, बट यार अगर तुम्हारी फिक्स सोर्स ऑफ इनकम जा रहा है, तो जैसे मेरी मम्मा ने मेरे को बोला था कि क्यों छोड़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा कि देखो ऐसे ऐसे सोर्सेज है। एंड अगेन नॉन कन्वेंशनल पाथ पे जा रहा था मैं, ऐसा भी नहीं कि ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब के लिए जा रहा हूँ, तब तो ठीक है, बढ़िया है। बट अगर नॉन कन्वेंशनल पाथ पे जा रहे हो जिसके एंड रिजल्ट तुम्हें नहीं पता, एंड अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ था, तो अभी मैं रिजाइन पीरियड में चल रहा था जब, तो मैंने वो वीडियो दिखाया, मैं कहा देखो मोदी जी है वो देखो सपोर्ट कर रहे हैं क्रिएटर्स को, तो अगर वो कर सकते तो मेरा नंबर भी आ सकता है ना कभी। तो एक वो क्या बोलते हैं, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप उस पर आने लगती है, बस एक बार सेल्फ बिलीफ शो करना पड़ता है एंड थोड़ा बहुत अपने आप को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है कि तुम उस फील्ड में एक्सपर्टीज थोड़ी बहुत है, कि अगर तुम उस फील्ड में भी जॉब देख रहे हो ना तो तुम्हें मिल जानी चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि फिर तुम उसमें भी ढूंढ रहे हो कि यार मिलेगी या नहीं मिलेगी, अनसर्टेनिटी वो उस तरीके से रिमूव होती है। अच्छा मुझे प्रैक्टिकल वे अनसर्टेनिटी रिमूव करने का एक तरीका है। प्रैक्टिकल वैसे ही सोचना है, इमोशनल होकर नहीं सोचना है कि हाँ यार मैं कर लूंगा नहीं, दिखना चाहिए सामने। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, हाँ राइट। एक अननोन रिस्क होता है, आप अंधेरे में तीर मार रहे हो, आपको पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, आप फिर भी चल दिए। एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क, कि आपको कुछ विजिबिलिटी है, आपने उस विजिबिलिटी के बेसिस पे आपने आज का डिसीजन लिया है, कल शायद वो जो आपको विजिबिलिटी थी उसमें से कुछ पैरामीटर्स या कुछ वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं और कुछ वेरिएबल्स सेम रहते हैं या सारे ही चेंज हो जाते हैं, तो आप कल के डेट में उस डिसीजन को रीथिंक कर सकते हो। बट आज का डिसीजन आपने एक लिमिटेड जो आपके पास विजिबिलिटी थी उसके बेसिस पे आज आपने डिसीजन ले लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी पर्सन ग्रोथ ओरिएंटेड होता है वो ऑन अ जर्नी होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो मैंने सुना है कि जो रीडिंग है वो काफ़ी हेल्प करती है उस फेज के लिए, एंड मैंने देखा था आपके ब्लॉग में कि आप भी बुक्स रिकमेंड करते हो। तो एज अ रीडर आप कैसे डिफाइन करते हो रीडिंग को, और क्या रीडिंग रोल प्ले करती है आपकी पर्सनल ग्रोथ में? बहुत लोग रिकमेंड करते हैं टू रीड बुक्स एंड ऑल। Definitely करती है। So since an early age I have been an avid reader. Earlier I used to read a lot of fiction books. Eventually taste change हुआ and अगर मैं reading के benefits की बात करूँ, then my IIM Ahmedabad interview was based on a book that I read, and that helped me convert IIM Ahmedabad to a certain extent is what I feel. Which book, if you can name? Tell to our audience, they will be very excited to listen to what the book is. So Steve Jobs की biography थी, Biography, yes, I have read that. Okay, okay. So हुआ ये कि इंटरव्यू चल रहा है एंड द डिस्कशन शिफ्टेड टू व्हाट आर योर अदर हॉबीज, जैसे अभी आपने पूछा कि क्या करते हो फ्री टाइम में, राइट। तो मैंने बोला कि आई लाइक राइटिंग, आई हैव माई ब्लॉग, आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड आई प्ले टेबल टेनिस। तो उन्होंने बोला बताओ भाई लास्ट 5 बुक्स कौन सी पढ़ी है आपने। मैंने 5 बुक बोल दिया, उसमें से एक बुक ये थी। अब लकीली जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने भी सेम बुक पढ़ी थी, so he started asking me rapid fire questions from the book. I could not answer all of them. तो ये 6 या 7 क्वेश्चन पूछे थे, 1-2 नहीं आए, बाकी सब आ गए। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स वो इंटरव्यू नहीं रहा, वो कॉन्वर्जेशन बन गया। इट वॉज मोर ऑफ डिस्कशन बिटवीन द इंटरव्यूअर्स एंड मी rather than them asking question and I just answering, right? So लॉन्ग टर्म में आपकी हर एक्शन है ना कुछ वैल्यू ऐड कर देती है आपकी लाइफ में। आपने आज बुक पढ़ी, कल नहीं काम आने वाली, बट शायद सम ईयर्स डाउन द लाइन वो आपको काम आ जाए। अब देखो स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी मैंने पढ़ी थी सम 6 years बैक। आज की डेट में मैं Since the उसके बारे time- में बात कर रहा हूँ ना। Okay, 6 years back from now or since the time you gave 6 it? years back from now. Okay, okay. Right. a few probably a few months back
from the time when I was giving the interview. But 6 साल पहले पढ़ी हुई बुक आज भी मैं आज उसको रेफर कर रहा हूँ, राइट, इन दिस कॉन्वर्सेशन. तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट वो बुक, और मुझे तब जब मैं बुक पढ़ रहा था तब वो मोटिव से भी नहीं पढ़ रहा था कि मुझे शायद इसका कुछ काम आ जाएगा, कुछ यूज हो जाएगा. मुझे तो इंटरेस्ट था, मैंने पढ़ लिया. But on an average, I don't get a lot of time these days to read books. I am able to read around 15-16 books a year, which is significantly lesser than what I used to read back in the day. मतलब almost आधी हो गई आज की डेट में. उस टाइम पे 30-40 बुक साल की तो पढ़ लेता था मैं. But those times were different. College में you get much more time to read books and explore these things. I तो find it too difficult to read a certain book, read a particular book. मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि सिर्फ बुक्स एक मीडियम नहीं है, और भी काफी सारी मीडियम्स हैं. मतलब मैंने आज तक इतनी बुक्स नहीं पढ़ी. Like this podcast. दो ही बढ़िया बुक है. ट्रू यही मैं बोलने वाला था कि पॉडकास्ट भी एक काइंड ऑफ शॉर्ट बुक हो गई कि गेस्ट जो आ रहे हैं उसके एक्सपीरियंस तुम सुन रहे हो. बुक्स में भी जनरली वही होते हैं, राइट. बट बुक्स का ये होता है कि आपको वेट नहीं करना किसी का, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा. और मतलब क्या होता है कि रीडिंग वगैरह तुम्हारी इंप्रूव हो जाती है, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती है. एंड मैंने तो 2 ही बुक पढ़ी है, बट आई एम ऑन द पाथ कि मैं भी स्टार्ट कर दूं. बिकॉज क्या होता है कि उन्होंने अपनी पूरी जर्नी 200 पन्नों में लिख रखी है, ठीक है. वीडियोस में हो सकता है कि वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट वो बुक के अंदर प्रिसाइज मैनर में लिखी होती है चीज़ें. तो इसलिए मैं भी प्रेफर करने लग गया बुक्स. एंड तुमने ये भी सुना होगा कि जो इतने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बुक्स पढ़ते हैं. सबकी अलग अलग स्टाइल होती है सीखने की. फॉर मी लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट और लिसनिंग टू एन ऑडियो बुक इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. आई हैव अ हैबिट ऑफ लर्निंग थ्रू रीडिंग. कुछ लोगों को सुनने से आदत होती है लर्निंग की, राइट. कुछ लोगों को एक्सपीरियंस करने से लर्निंग होती है. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. बट इन जनरल रीडिंग अबाउट different experiences, reading about different life stories, and even fiction, right. एक जो imagination, किसी और का imagination आप जब पढ़ रहे हो तब आपको realize होता है कि this is also a possibility. Even Right. I love reading, and these in metro most of my time is going into reading and all. और एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है हर बुक को पढ़ने के बाद. एक कोई भी बुक पढ़ोगे ना आप, अलग नजरिए से दुनिया को देखते हो, फिर ऐसा लगता है मतलब थोड़ी देर के लिए. तो काफी अच्छी चीज है रीडिंग फॉर ग्रोथ. And even if you read the same book multiple times, there will be different perspectives which will be formed. Exactly. एक और there was one quote that I just heard a couple of days before, that was, if you want to learn something, don't ask what you want to do, don't ask what you want to reach out to, ask who you want to reach out. मतलब कुछ सीखना है तो ये मत सोचो कि क्या करना है, ये सोचो कि किस इंसान ने पहले से उस फील्ड में वो काम करा है और उससे, हाँ, और उससे सीखो. तो जैसे आपने बोला कि लोगों के एक्सपीरियंस से काफी सीखने को मिलता है, तो ये मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूंगा इस पे कि एक इंसान से सीखने में और किसी चीज को पर्टिकुलर सीखने, फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज सीखनी है, वही हम आपसे सीखे कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, उससे सीखे, या इन शॉर्ट किसी चीज से सीखे कि हाँ ऐसे ऐसे करना है. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि इंसान से सीखने में ज्यादा मतलब आपको ग्रोथ मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट होगी, या नॉर्मल उस चीज को डायरेक्टली पढ़ो तो ज्यादा सही रहेगा? I'll just answer this in one line. There is a book called Steal Like an Artist from Austin Kleon. आप ये पढ़ लो, आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी. This is one of the recommended books that I give to every person who is in the journey of creating something. Okay. Right? Person who is in the learning phase. Steal Like an Artist by Austin Kleon. Steal Like an Artist. That's one of the best books I have read till now. And it answers your question in a very beautiful way. Yes. And apart from CAT, IM, suppose our listener is one of an undergrad who don't know a particular path but wants to grow in his or her life. What suggestion and advice you both will give to him or her? Exactly. Like they just want to be successful. उन्हें नहीं पता क्या करना है, बस उन्हें सक्सेसफुल बनना है. मे बी फेम हो, मनी हो, whatever. एज ए अंडरग्रेड अगर मैं बोलूँ तो ट्राई एज मेनी थिंग एज यू कैन. 2 चीज़ ट्राई करके तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम्हें उस फील्ड में जाना है, ठीक है. जितनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई करोगे तुम्हें पता लगता रहेगा कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है. एंड फिर 10 चीज़ ट्राई करने के बाद शॉर्ट लिस्ट होकर 2 या 3 चीज़ ऐसे बचती है जिसमें तुम्हारा एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है एंड जिसे तुम कंटिन्यू कर सकते हो नेक्स्ट 20-25 ईयर्स. मेरे केस के अंदर एक बार कंटेंट क्रिएशन, एंड फिर 2-3 चीज़ जब कंबाइन हो जाती है ना तो वहाँ से वो पता लग जाता है कि यस डिसेंट मनी भी आ सकती है, फेम भी अच्छा खासा मिल सकता है, एंड ग्रो भी हो सकते हैं और नेटवर्क भी बन सकता है. इस तरीके से फिगर आउट होगा चीज़ें. एंड ग्रेजुएशन में तो यार सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि तुम इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो. कॉलेज इज़ द बेस्ट टाइम कि
तुम्हारे पास फेल होने का डर नहीं है, और अगर तुम कुछ बिल्ड कर लेते हो या कुछ एक बेस बना लेते हो, उसके बेसिस पे तुम फिर आगे रिस्क ले सकते हो। ठीक है, तो मैं तो यही एडवाइस देता हूँ कि जितनी ज़्यादा ट्राई कर सकते हो चीज़ें ट्राई कर लो, क्योंकि इसके बाद वो उतने चांसेस नहीं मिलेंगे। क्योंकि उसके बाद लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि तुम अगर किसी चीज़ को ट्राई कर रहे हो तो रिजल्ट्स आने चाहिए, बट कॉलेज में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि रिजल्ट्स, तुम बस वहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो अपना। तो मेरे पास इतनी इतनी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, और ये मैंने चीज़ सुनी भी है कि एज एन एंटरप्रेन्योर तुम्हारे पास एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी चीज़ तुम्हें सब आनी चाहिए, ताकि अगर तुम किसी बंदे को, एक्सपर्टीज़ वाले बंदे को हायर कर रहे हो, तुम थोड़ी बहुत गाइड कर सको कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे इंप्रूव हो सकती है, इससे बेटर हो सकती है। तुम्हें एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। जर्नलिस्ट व्यू पॉइंट होता है एक एंटरप्रेन्योर का। A good CEO is not somebody who knows everything. A good CEO is somebody who knows how to get the right person who can do everything. डेलीगेशन भी काफी बात करी थी, जो हमारा पिछला एपिसोड था ऑनलाइन, तो आपने बताया था डेलीगेशन कैसे वर्क करता है जब अपनी टीम को डीयू बस में डेलीगेट करते हो, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट वो है। हाँ डेली डेलीगेशन वो वही चीज़ आ गई। हाँ, और ये भी जैसे आपने पॉइंट बोला था कि एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये एक बेसिक इशू है अंडरग्रेड में कि वो, जैसे आपने बोला था कि फेल होने का डर नहीं होता। मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि फेल होने से डरते हैं आजकल के अंडरग्रेड्स। जब मैं जितना मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं, जितना मैंने कॉलेज अपने दोस्तों से बात करी है, फेल होने से डरते हैं, नई चीजें ट्राई करने से डरते हैं। ये एक मेन, मैं ये पूछता हूँ कि क्यों डरते हो, रीजन तो होना चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ है। एक स्टेप पीछे जाता हूँ। हाँ। अंडरग्रेड में किसको पता है फेलियर क्या है? ये भी बात है। राइट, आप लोग ने तो अभी तो और सीखना शुरू किया है। फेलियर तो तब आता है जब आप कुछ करके उसका रिजल्ट इवैल्यूएट करते हो। राइट, फेलियर तो हमारी डेफिनेशन तो वही है ना कि हमने कुछ किया, उसका रिजल्ट जो आया उसको फिर हम लोग उसको आइदर सक्सेस या फेलियर में डालते हैं, बकेट करते हैं। बट फेलियर क्या है वो करने से पहले कैसे पता? राइट, एंड कमिंग टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, what should somebody in an undergrad do? So what Tushar talked about is one type of thing, which is explore multiple things. So again, nice theory. This is the kind of luck that you generate through opportunities, right? By trying different things, आप luck generate करते हो कि कुछ ना कुछ click हो जाएगा. Second thing which I would recommend is आप effort डालते रहो, right? And that also answers your question about people are afraid of failures. So if you continuously keep on putting your effort, you are progressing slowly. आपको वो सक्सेस फेलियर आप शॉर्ट टर्म में मत देखो, सक्सेस फेलियर लॉन्ग टर्म में देखा जाना है। अब लॉन्ग टर्म में देखो, लॉन्ग व्यू पॉइंट में देखो कि आपने जो 4 साल पहले किया था उसका आज क्या इम्पैक्ट आ रहा है। राइट, एंड द थर्ड वुड ऑलवेज बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब ये ना बोलने के लिए फिलोसॉफिकल है, बट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम का मतलब ये होता है कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो अपने एंड से, एंड आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आपको फ्यूचर में अगर XYZ चीज़ करनी है तो XYZ चीज़ की जितनी भी अपॉर्चुनिटी आप उधर प्रेजेंट हो। शायद आपको ना चांस मिले, बट यू शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट देयर वेयर दैट थिंग इज हैपनिंग। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिएटर बनना है या फॉर दैट मैटर अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइनर बनना है, पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशन दैट इज हैपनिंग फॉर कोडिंग, पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी कंपनी दैट इज कमिंग टू द कैंपस, या रीच आउट टू कंपनीज दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। शायद आज नहीं मिलेगा, 10 अटेम्प्ट के बाद आपको वो आपकी ड्रीम कंपनी मिल जाएगी, बट यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। अगर आप उधर हो ही नहीं तो वो तो अपॉर्चुनिटी नहीं है ना आपके पास, सेट ही अलग हो गया फिर। सोशल मीडिया भी इन टुडेज डेट काफी ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया कि सक्सेस जितनी जल्दी होनी चाहिए इतनी जल्दी चाहिए, और एक ऐसा भी कल्चर क्रिएट कर दिया कि सक्सेस की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। फॉर एग्जांपल, आपको अंडरग्रेड के बाद ही, मतलब काफी ऐसे है ना प्रोडिजीज होती है, चाइल्ड प्रोडिजीज की काफी सक्सेस मिल गई अंडरग्रेड में, इसलिए काफी मेरे ख्याल से एक सक्सेस की गलत डेफिनेशन हो गई है थ्रू सोशल मीडिया कि ये अगर मिल गया ये स्पेसिफिक चीज तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं तो नहीं। जैसे आपने बोला था ना कि फेलियर की डेफिनेशन क्या, कि अभी आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि तो फेलियर कैसे पता। तो आई थिंक वो फेलियर की डेफिनेशन सोशल मीडिया सेट आउट कर देता है कि आप ये एक स्पेसिफिक थिंग है, इफ यू अचीव दिस देन यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ, एंड इफ यू डोंट अचीव दिस देन यू आर शॉर्ट फेलियर। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। देखा है कि आज की डेट में द ट्रेंड इज चेंजिंग।
A lot of people are recommending slow success as well, right? Slow sustained growth या slow lifestyle की तरफ trend जा रहा है. That you stay happy with what you have, you don't stop growing. ट्रेंडिंग सक्सेस बन रही है. ट्रेंड आज चल रहा है, 4 दिन 5 दिन चल रहा है, वो सक्सेस भी उतनी ही दिन है, फिर वो एकदम बंदा गायब हो जाता है, राइट? तो But sustainable success is what is going to happen in the long run. And if for the listener who are till here at this part of the podcast, it seems like you already have much interest in growing and knowing and having knowledge about corporate and all. So, Abhin sir and Tushar, any advice or any ending line you want to say to the listener who have been joining till here? From my point of view, if any call to action right now you can give to our audience, what would that? अभी तुमने पीछे क्वेश्चन पूछा था ना कि फेलियर से डरते क्यों है ना? मतलब मैं पता क्या सोचता हूँ कि जितनी अच्छी तुम्हारी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी उतने ज्यादा लोग सुनेंगे. एंड अगर स्टोरी में सक्सेस ही सक्सेस होगा ना तो लोग रिलेट नहीं करेंगे. भाई Boring हो जाएगी. ये तो सक्सेसफुल ही है, ये तो सक्सेसफुल ही है. हाँ. इसका तो लक रिलेट भी नहीं कर पाते कि हम तो फेल कर रहे हैं, लेकिन ये तो हाँ. अगर फेलियर वाली स्टोरीज होगी, 10 फेल के बाद तुम्हारे पास सक्सेस आई है तो लोग एंजॉय करेंगे कि यार अगर वो 10 बार फेल हो सकता है तो मैं तो 5 ही बार फेल हुआ, क्या पता छठे बार सक्सेसफुल हो जाऊं. और एक अच्छी चीज लगी थी मेरे को आपकी. मैंने कुछ दिन पहले आपका मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था, तो उसमें शायद डिस्क्रिप्शन पे अबाउट सेक्शन पे आपने डाल रखा है सारी अचीवमेंट आते हैं छोटी छोटी है ना, कि मतलब 100 सब्सक्राइबर्स इस डेट पे, फिर 200 इस डेट पे, 1000 इस डेट पे, ये तो वो मुझे काफी अच्छा लगा कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हो. लोग करते नहीं है कि मतलब ये क्या है, मतलब 100 सब्सक्राइबर ही तो है, 1000 ही तो है. यार छोटे छोटे जो आ रहे एक बार वो तो सेलिब्रेट कर लो. है ना? तो मेरी तरफ से तो यही है कि यार कि अपनी स्टोरी को अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा लोग सुने तो उसमें ये फेलियर वाला फैक्टर होना जरूरी है. तो ट्राई करो. एंड वो कम्युलेटिव वाली जो चीज़ भैया ने बोली कि जब तुम किसी एफर्ट्स डाल रहे हो और वो कम्युलेटिव होके एक साथ तुम्हें रिजल्ट देके जाएगा. लास्ट 3 साल की मेहनत जो मेरी थी कंटेंट क्रिएशन में, उसकी वजह से मैं डिसीजन ले पाया था कि मैं KPMG को ड्रॉप करके कंटेंट क्रिएशन में जा सकते. एग्जैक्टली द पॉइंट. और वो KPMG में आने से पहले ही सही जर्नी चालू हो गई थी कंटेंट क्रिएशन. बट वो पता नहीं था फुल टाइम पे मैं कब जाऊंगा. वो कन्विक्शन इस टाइम पे आई तो डिसीजन ले लिया. एंड एक और चीज मेरे को स्टार्टअप फाउंडर ने बोला था, डोंट बी इंडिसिसिव. जितना जल्दी डिसीजन ले सकते हो ना, मेक योर डिसीजन, क्योंकि इट्स बेटर डिसीजन लेके फेल होके सीख जाओ और Fail fast. हाँ फेल फास्ट और फेल फॉरवर्ड. सर, वन कॉल टू एक्शन फ्रॉम योर एंड. My call to action will be sincere, not serious. This is something which I have been following since my engineering days. ये बहुत छोटी चीज़ है कि आप है ना कुछ भी काम करते हो ना उसमें सिंसियरिटी दिखाओ. Rather than seriousness. Exactly. Put in your wholehearted effort in it. आप effort डालो, but don't get too impacted by the result that comes out. ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आता है ना, what you were exactly saying, रिजल्ट आता है, हम अपने ऊपर उसका प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं. आप ये इवेल्युएट करो, आपने बेस्ट परफॉर्म किया, अगर किया आप इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकते थे, नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव करो. रिजल्ट जो आया जाने दो, क्योंकि रिजल्ट्स की वजह से हम प्रेशर लेते हैं और हम सीरियस हो जाते हैं. एंड देन दैट इम्पैक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ, आवर फिजिकल हेल्थ, आवर रिलेशंस, एवरीथिंग. सो बी सिंसियर, टेक ओनरशिप, बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू आर डूइंग. जो आपको काम दिया है, जो आप काम कर रहे हो, उसमें डेडिकेशन के साथ काम करो. बाकी आगे का वो हो जाएगा अपने आप, राइट? I think this is a very सिंसियर, अकाउंटेबल एंड ओनरशिप. sincere, accountable, and ownership. So these are the 3 call to actions that our today's guest will give to our today's audience of ours. Or as Abhin sir stated, sincerity over seriousness. So this is a big call to action for me, especially both for Ayush and me, the work that we are doing right now. Obviously we are gonna have too many failures, but yes, showing sincerity is over showing seriousness. So sir, And even I am feeling honored to have conversation and know such things directly from such person. So it's my honor to have, or it's our honor to have you all as a guest. मेरे लिए भी ऑनर है. मैंने पहले एज अ गेस्ट बुलाया था, आज उनके साथ बैठ के एज अ बड़ी बात है. मेरे लिए भी. guys. So Thank you so much for having me here. thank you, sir. So it was our honor to again host both of you, and it was delightful to discuss so many things for you. I hope your audience also got to learn a lot from today's discussion of ours. So thank you, sir. See you soon. Thanks, at sir. the next session. Yes.